नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करने वाले हैं 2024 में जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था संस्कृत विभाग का, वही ये पेपर है। और हम आरपीएससी द्वारा जो प्रमाणिक आंसर की है उसके हिसाब से इस पेपर को सोल्व करेंगे। और सबसे पहले आप देख रहे हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को पढ़ कर के जो है प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं ये अपठित गद्यांश। और देख सकते हैं इसमें तीन प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने किस फूल को तपस्या में रत पार्वती के समान बताया। तो जब आप अपठित गद्यांश पढ़ेंगे उसमें आपको ये उत्तर मिल जाएगा। यहाँ मैं आपको सीधा उत्तर बता देता हूँ। तो इसका विकल्प होगा, लेखक ने किस फूल को तपस्या में रत पार्वती के समान बताया। तो विकल्प चौथा सही होगा, चंपा। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, लेखक के मतानुसार अत्यंत उपयोगी होते हुए भी किस फूल को उचित महत्व नहीं दिया गया। तो प्रश्न नंबर 2 ये भी गद्यांश पर आधारित है। इसमें विकल्प तीसरा सही होगा, सरसों के फूल को। दूसरा प्रश्न जो है विकल्प तीसरा इसका सही माना गया है। प्रश्न नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश में आम्र मंजरी से किस कवि के सौंदर्य बोध की तुलना की गई है। तो तीसरे में विकल्प आपका पहला सही है, जयशंकर प्रसाद। तो ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं जिनको गद्यांश के अनुसार ही हल किया जाता है। तो आप गद्यांश पढ़कर ही इनको हल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रथम श्रेणी व्याख्याता संस्कृत विभाग 2024 का पेपर आप देख रहे हैं। ये है अपठित पद्यांश। इसमें भी 3 प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 4, 5 और 6। इस पूरे अपठित पद्यांश को पढ़कर आपको ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 के। तो हम देख रहे हैं अपठित गद्यांश आप पूरा पढ़ सकते हैं और प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। पद्यांश का केंद्रीय भाव है, तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, चिंता। आगे प्रश्न नंबर 5, पद्यांश में नारी की स्थिति कैसी बताई गई है। तो पद्यांश के अनुसार आपको उत्तर देना है। विकल्प पहला सही होगा, चिंतनीय। प्रश्न नंबर 6, कविता में रजत के टुकड़ों से कवि का क्या आशय है। तो प्रश्न नंबर 6 में विकल्प आपका चौथा सही होगा। प्रश्न नंबर 6 में विकल्प चौथा सही होगा, लोभ लालच। ये पद्यांश के अनुसार थे जो हमने हल किए। आप पद्यांश को पढ़कर के अच्छे से इन प्रश्नों को हल करेंगे। जो विद्यार्थी प्रथम श्रेणी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये पेपर बहुत ध्यान से देखना चाहिए और प्रश्नों की प्रकृति को समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 हम देखने वाले हैं। ये समाचार लेखन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 पढ़ते हैं, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के संबंध में असंगत है। तो आपको बता दें, पहला विकल्प है, इस शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। बिल्कुल ये विकल्प सही है। दूसरा है, इस शैली में समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, ये भी विकल्प आपका संगत है। हमें असंगत विकल्प का चयन करना है। तीसरा है, इसमें इंट्रो बॉडी समापन के क्रम में घटनाएं प्रस्तुत की जाती है। बिल्कुल इसमें 3 हिस्से होते हैं, इंट्रो बॉडी और समापन, और इसी क्रम में घटनाएं प्रस्तुत की जाती है। यह भी विकल्प सही है।
विकल्प नंबर 4, इसमें कहानी की तरह क्लाइमैक्स खबर के अंत में आता है। जी नहीं, यह समाचार लेखन के विषय में कथन सही नहीं है। विकल्प चौथा सही होगा, यह असंगत कथन है। अब हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 8। इंटरनेट पत्रकारिता के संबंध में असंगत है। इंटरनेट पत्रकारिता के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? विकल्प नंबर 1 पढ़ते हैं। खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग, ये तो सही है। समाचारों के संकलन, सत्यापन और पुष्टिकरण में आसानी, यह भी सही है। अश्लीलता, दुष्प्रचार और अफवाहों का सर्वथा अभाव, तो सर्वथा अभाव ये विकल्प इसका असंगत है। विकल्प इसमें तीसरा असंगत माना गया है। विकल्प चौथा है समाचारों के बैकग्राउंडर तैयार करने में तीव्रता, ये तो सही है। तो हमें देखना था इंटरनेट पत्रकारिता के संबंध में असंगत, तो विकल्प तीसरा सही होगा। फर्स्ट ग्रेड के दृष्टिकोण से ये प्रश्न आपके लिए बेहद ही उपयोगी होंगे, क्योंकि हम हल कर रहे हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित 2024 में प्रथम श्रेणी व्याख्याता संस्कृत विभाग का पेपर। और प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। मुद्रित माध्यमों में लेखनगत विशेषताओं की दृष्टि से असंगत है। तो प्रश्न नंबर 9 आप देख रहे हैं, तो आपको कौन सा विकल्प इसमें सही लगता है? विकल्प नंबर पहला है भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त प्रयोग पर बल, ये तो सही है। भाषा में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता की अनिवार्यता, ये भी सही है। संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा और साहित्यिक शैली पर बल, जी नहीं, ये विकल्प गलत है। तो विकल्प तीसरा इसमें असंगत है। और चौथा विकल्प भी पढ़ लेते हैं, समय सीमा और आवंटित स्थान के अनुरूप लेखन, ये तो सही है। तो आप ये जो सही विकल्प हैं इनको भी याद रखेंगे। कई बार प्रश्न ऐसा भी आता है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है, मुद्रित माध्यमों में लेखनगत विशेषताओं की दृष्टि से सही विकल्प कौन सा है। तो इसमें 3 विकल्प सही हैं, पहला, दूसरा और चौथा, और तीसरा वाला विकल्प गलत था। तो आप असंगत को याद रखेंगे और साथ में जो संगत विकल्प हैं उनको भी पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि ये भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसे कहानी का आवश्यक तत्व नहीं कहा जा सकता? तो कहानी का आवश्यक तत्व किसे नहीं कहा जा सकता? कथानक में द्वंद्व, असंभव कल्पना, पात्रों के संवाद, पात्रों का चरित्र चित्रण। अब देखिए, कथानक में द्वंद्व ये तो बहुत ही आवश्यक तत्व है, पात्रों के संवाद भी आवश्यक है और पात्रों का चरित्र चित्रण भी आवश्यक तत्व है। इसमें विकल्प दूसरा असंगत है, असंभव कल्पना, तो ये कहानी का आवश्यक तत्व नहीं है। विकल्प दूसरा इसमें सही होगा। अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस विधा का पत्रकारिता से गहरा संबंध है? अब आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। निम्नलिखित में से किस विधा का पत्रकारिता से गहरा संबंध है? तो कविता, कहानी, रिपोर्टाज, डायरी। तो प्रश्न है 11, निम्नलिखित में से किस विधा का पत्रकारिता से गहरा संबंध है? तो पत्रकारिता से गहरा संबंध इनमें से किसका है? तो प्रश्न नंबर 11, तो आप याद रखेंगे रिपोर्टाज का पत्रकारिता से गहरा संबंध है। विकल्प तीसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 में विकल्प तीसरा सही था। प्रश्न नंबर 12, डायरी लेखन के संबंध में असंगत है। तो डायरी लेखन के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 12 विकल्प पहला पढ़ते हैं, इसमें तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल होती है। इसमें व्यक्ति निरपेक्षता अधिक रहती है। अब ये जो विकल्प है इसमें व्यक्ति निरपेक्षता अधिक रहती है, जी ऐसा नहीं है। तो ये दूसरा विकल्प इसका
गलत है। बाकी तीसरा और चौथा विकल्प सही है। तीसरा विकल्प भी पढ़ लेते हैं। डायरी लेखक समय और स्थान के संदर्भ को भी अपनी अभिव्यक्ति देता है, यह भी सही है। डायरी लेखक अपनी भावना के प्रति ईमानदार होता है, यह भी सही है। तो ये सही विकल्प आप याद रखेंगे। इसमें असंगत दूसरा था। अब प्रश्न नंबर 13, ये काव्य शास्त्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एके साथ, इस काव्य पंक्ति में निहितार्थ शब्द शक्ति कौन सी है? तो आपको बता दें, हरि के चढ़ते ही सब द्विज, हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एक साथ। यहाँ काव्य पंक्ति में निहित शब्द शक्ति कौन सी है? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो आपको बता दें, प्रश्न नंबर 13 में कौन सी शब्द शक्ति होनी चाहिए? तो प्रश्न नंबर 13 में विकल्प चौथा सही होगा। ये व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है। ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है। तो अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण कौन सा है? दोनों घरों में लड़ाई हुई। दूसरा, सारा गांव भूखों मर रहा है। तीसरा, तालाब में कमल खिल गया है। चौथा, कोकिल कंठी गा रही है। तो अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? जो साक्षात अर्थ को प्रकट करती है। तो विकल्प तीसरा सही होगा, तालाब में कमल खिल गया है। ये है अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से लक्षणा में होता है। प्रश्न नंबर 15, तो लक्षणा में क्या होता है? सामान्य अर्थ नहीं। मुख्यार्थ में बाधा, बिल्कुल मुख्यार्थ में बाधा होती है और हम लक्षणों के आधार पर फिर अर्थ ग्रहण करते हैं। तो मुख्यार्थ में बाधा, ये दूसरा विकल्प इसका सही होगा प्रश्न नंबर 15 में। प्रश्न नंबर 16 अलंकार से जुड़ा हुआ है। यमक अलंकार का उदाहरण है। तो यमक अलंकार का उदाहरण, यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार आता है और अर्थ दोनों के ही अलग अलग होते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 में यमक अलंकार का उदाहरण है, यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी हाथ बिकानी थी। तो ये पर्दे और पर्दे, ये पर्दे और ये पर्दे, एक ही शब्द 2 बार है, अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। विकल्प पहला सही होगा। 17वां प्रश्न है, उपमा अलंकार की विशेषताओं के संबंध में असंगत है। कौन सी विशेषता उपमा अलंकार की नहीं है? विकल्प पहला, इसमें उपमेय उपमान में साम्य स्थापन किया जाता है, ये तो सही है। उपमेय और उपमान में साधर्म्य रहने पर भी वैधर्म्य के तत्व विद्यमान रहते हैं, यह भी सही है। सादृश्य विधान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें साधारण धर्म कहते हैं, नहीं, ये विकल्प गलत है इसमें। और चौथा विकल्प है, जिस वस्तु का साम्य अन्य वस्तुओं के साथ स्थापित किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं, ये तो सही है। विकल्प तीसरा इसका गलत है। प्रश्न नंबर 17 के बाद प्रश्न नंबर 18, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोय, इस काव्यांश का सौंदर्य निम्नलिखित में से किस अलंकार पर आधारित है? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 18 में विकल्प आपका दूसरा सही होगा। श्लेष अलंकार का ये उदाहरण है, याद रखेंगे आप। 19वां प्रश्न है, उत्प्रेक्षा अलंकार के संबंध में असंगत है। उत्प्रेक्षा अलंकार, तो असंगत कौन सा है? पहला विकल्प देखते हैं, इसमें उपमेय और उपमान में सादृश्य की संभावना की जाती है। बिल्कुल संभावना पर आधारित जो अलंकार होता है उत्प्रेक्षा होता है, ये तो सही है। उत्प्रेक्षा में उपमेय उत्कट या प्रधान, जबकि उपमान गौण होता है। जी, ये कथन गलत है।
बाकी उपमा तीसरा विकल्प है, उपमा की भांति उत्प्रेक्षा में भी वाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं, ये तो सही है। उत्प्रेक्षा में विशिष्ट या कवि कल्पित उपमान की संभावना आवश्यक है, ये भी सही है। विकल्प दूसरा गलत है इसका। प्रश्न नंबर 20, किस अलंकार में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है? जी, आरोपण वाली जो बात है ये रूपक अलंकार में देखने को मिलती है। 20 में आपका विकल्प चौथा सही होगा। प्रश्न नंबर 21, हरिगीतिका छंद के विषय में सही नहीं है। तो आपको बता दें, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, बिल्कुल होती है। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु लघु आता है, ये गलत है, ये सही नहीं है। दूसरा विकल्प। तीसरा, 16-12 पर यति होती है, ये तो सही है। तो सही नहीं कौन सा है? तो 21 में दूसरा विकल्प सही होगा। गीतिका के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से हरिगीतिका बन जाता है, चौथा विकल्प तो सही है। तो सही नहीं है वो दूसरा विकल्प सही नहीं था, बाकी तीनों विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 22, जगत जनायो जी सकल सो हरि जान्यो नाही, जो आखन सब देखिए आखिन न देखी जाही। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 22। तो आपको बता दें, ये उदाहरण अलंकार का पद है, आपको याद रखना है, आगे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 23, हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी, भरित तिमिर पर परम प्रभामय बनकर टूटी, जगत जगमगा उठा विभा वसुधा में फैली, खुली अलौकिक ज्योति पुंज की मंजुल थेली। इस काव्यांश में प्रयुक्त छंद है, तो छंदों से संबंधित ये प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 23 आप देख रहे हैं, इसमें रोला छंद है। तो आप छंदों का अध्ययन अच्छे से करें, चाहे वो चौपाई हो, गीतिका हो, रोला हो, उल्लाला हो, सब छंद आपको याद होने चाहिए। ये पद आप देखें आगे तो आप बता सकते हैं, इसमें रोला छंद का ये उदाहरण है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संगत है, यानी कि सही है? तो प्रश्न नंबर 24 में दोहा मात्रिक अर्ध सम छंद होता है, बिल्कुल दोहा मात्रिक अर्ध सम छंद होता है, ये विकल्प सही है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 वर्ण होते हैं, जी नहीं, गलत है। तो 16 वर्ण नहीं होते, 16 मात्राएं होती है। रोला वार्णिक मुक्त छंद है, ये भी गलत है। गीतिका के प्रत्येक चरण में 15-13 पर यति होती है, ये भी गलत है, विकल्प पहला सही है। आगे प्रश्न नंबर 25, उल्लाला छंद की विशेषताएं हैं। तो आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 25 भी छंद से जुड़ा हुआ है। मात्रिक सम छंद है उल्लाला। तो उल्लाला छंद की विशेषता कौन सी है? पहला विकल्प है यह मात्रिक सम छंद है। दूसरा, विषम चरणों में 15 वर्ण होते हैं। सम चरण दोहे के विषम चरण के समान होते हैं। सम चरण दोहे के विषम चरण के समान होते हैं, ये वाला विकल्प सही है, तीसरा विकल्प। बाकी और विकल्प गलत हैं। काव्य गुणों की विशेषताओं के संबंध में असंगत है, ये अर्थात सही नहीं है। प्रश्न नंबर 26, रसों को ध्यान में रखकर ही काव्य गुणों का वर्गीकरण किया गया है, ये तो सही है। मधुर भावों को द्योतित करने वाले रसों में कोमल और मधुर शब्दों का प्रयोग वांछनीय है, यह भी सही है। रौद्र और विभत्स रस की व्यंजना हेतु सरल, बोधगम्य एवं सर्वजन सुलभ शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य है, ये कथन गलत है, विकल्प इसमें तीसरा गलत है। कोमल भाव वाले प्रश्न विकल्प चौथा भी पढ़ लेते हैं। कोमल भाव वाले रसों के वर्णन में कठोर वर्ण प्रयुक्त हो तो रसास्वादन में व्यवधान उपस्थित हो जाता है, ये तो सही है। पूछा गया था काव्य गुणों की विशेषताओं में के संबंध में असंगत है, तो विकल्प तीसरा असंगत है, ध्यान रखेंगे आप ये वाला। गुणों से
जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 27, हृदय में उत्साह, उत्तेजना या तेजस्विता उत्पन्न करने तथा चित्त का विस्तार करने की क्षमता से युक्त रचना में किस गुण की प्रधानता होती है? तो ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है। 27 में विकल्प दूसरा सही होगा, ओज। ये इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं और आपको याद रखना है, ये ओज गुण की परिभाषा है। 27 के बाद 28वां प्रश्न है, रौद्र रस के संचारी भाव हैं। तो आपको संचारी भाव याद रखने हैं, जो कि संख्या में 33 होते हैं। रौद्र रस के संचारी भाव हैं। तो प्रश्न नंबर 28 में विकल्प दूसरा सही होगा, चपलता, उग्रता, गर्व, अमर्ष। प्रश्न नंबर 29, रस को अखंड, चिन्मय, स्वयं प्रकाश मान, आनंद स्वरूप, वेदांतर स्पर्श शून्य, ब्रह्म स्वाद सहोदर, लोकोत्तर चमत्कार प्राण, स्वाकारवत, अभिन्न और आस्वाद रूप मानने वाले आचार्य हैं। तो ये सभी विशेषताएं किस आचार्य ने बताई है रस की? तो 29वें विकल्प में विकल्प चौथा सही आएगा, आचार्य विश्वनाथ ने। ये प्रश्न आता है, कई बार आता है, कई बार तो ऐसा भी आता है इनमें से कौन सी विशेषता रस की नहीं है? तो ये सभी विशेषताएं रस की है। रस अखंड है, चिन्मय है, स्वप्रकाशमान है, आनंद स्वरूप है, सभी विशेषताएं रस की है। जो किसने बताई है? आचार्य विश्वनाथ ने। तो आपको याद रखना चाहिए, आगे भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 30वां प्रश्न, ये स्वयं इतने प्रबल होते हैं कि मित्र या शत्रु भाव इन्हें न तो आत्मसात करते हैं और न दबा सकते हैं। ये दूसरे भावों को अंतर्निहित करके उन्हें वशवर्ती बना लेते हैं। इस कथन के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी विशेषता प्रकट की गई है? तो ये भी रस से संबंधित ही प्रश्न है। ये सब बातें स्थायी भाव के लिए कही जाती है। स्थायी भाव तो ये रस के अवयव हैं। रस के कितने अवयव होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सब रस के अवयव हैं। पर ये जो विशेषताएं हैं ये स्थायी भाव के लिए आई है। प्रश्न नंबर 31, रसानुभूति या रसास्वादन की सूचना किससे प्राप्त होती है? रसानुभूति या रसास्वादन की सूचना किससे प्राप्त होती है? तो आपको बता दें, रसानुभूति और रसास्वादन की सूचना अनुभवों से प्राप्त होती है। 31 में विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 32, रस सूत्र की आचार्य शंकु के द्वारा की गई व्याख्या को कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 32 में विकल्प तीसरा सही होगा, आचार्य शंकु की व्याख्या को कहते हैं अनुमितिवाद। कई बार प्रश्न आता है अनुमितिवाद का संबंध किससे है? तो आचार्य शंकुक से। तो रस सूत्र के आचार्य माने जाते हैं आचार्य शंकुक। प्रश्न नंबर 33, रामचंद्र शुक्ल ने अपने काल विभाजन में वीर गाथा काल का प्रारंभिक समय क्या माना है? अब यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न शुरू हो चुके हैं और आप देख सकते हैं काल विभाजन से ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 33, रामचंद्र शुक्ल ने अपने काल विभाजन में वीर गाथा काल का प्रारंभिक समय क्या माना है? तो आपको बता दें 993 ईस्वी। ये प्रश्न आता रहता है परीक्षाओं में। प्रश्न नंबर 34, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले लिखा गया? ये 4 इतिहास ग्रंथ है, इनमें सबसे पहले कौन सा लिखा गया? तो प्रश्न नंबर 34 आप देख सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले लिखा गया मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, ये सबसे पहले लिखा गया था 1889 ईस्वी।
में, तो विकल्प इसका दूसरा सही होगा। अब प्रश्न नंबर 35, हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक हैं। तो आपको पता होना चाहिए हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखा गया। विकल्प चौथा सही होगा। हिंदी साहित्य का अतीत, ये प्रश्न आता रहता है। आगे रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 36, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तो सही है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी जी, गलत है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त का ग्रंथ है, इनका नहीं है, नंद दुलारे वाजपेयी का। ये विकल्प इसमें सही होगा, चौथा। प्रश्न नंबर 37, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है, ये याद रखना है आपको। विकल्प पहला। आगे देखें 38वां प्रश्न, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ की भाषा के संबंध में उक्त मत प्रस्तुत किया है। तो आपको बता दें बीसल देव रासो के संबंध में ये कथन शुक्ल जी ने कहा है, और शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है, और रसायन शब्द का उल्लेख बीसल देव रासो में हुआ है। तो बीसल देव रासो, इसका विकल्प पहला सही होगा। ये प्रश्न आते रहते हैं। 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास साहित्य इतिहास में काल विभागों के नामकरण का आधार किसे माना है। तो आपको बता दें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में काल विभागों के नामकरण का आधार किसे माना है। तो किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और प्रसिद्धि को। विकल्प चौथा सही होगा। ये प्रश्न आगे भी पूछा जा सकता है, इसमें विकल्प चौथा सही होगा। 39वें प्रश्न में विकल्प चौथा सही होगा, किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और प्रसिद्धि को। ठीक है, विकल्प चौथा इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 40, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान हैं। तो सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आपको पहले लेना है। तो यहाँ अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वानों में पहला विकल्प सही है, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 41, मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना। तो मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना भरतेश्वर बाहुबली रास को। किसका ग्रंथ है ये, शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास। इसी ग्रंथ को मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, आपको याद रखना है। विकल्प तीसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 42, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को। उपयुक्त कथन किसका है। ये कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसका विकल्प होगा रामचंद्र शुक्ल। तो आपको याद रखना है। आगे आप प्रश्न नंबर 43, सिद्धों के चर्या पद देश के किस क्षेत्र में अधिक रचे गए और प्रचलित रहे। तो सिद्धों के जो चर्या पद हैं आपको बता दें वो पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक रचे गए हैं। पूर्वी क्षेत्र में आपको याद रखना है, सिद्धों के चर्या पद किस क्षेत्र में अधिक रचे गए, पूर्वी क्षेत्र में। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, 84। प्रश्न नंबर 44, आदिकालीन सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों की दृष्टि से असंगत है, यानी कौन सी विशेषता सिद्ध साहित्य में नहीं मिलती। तो प्रश्न नंबर 44 आप देख रहे हैं, पाखंड और आडंबर का विरोध, ये विशेषता तो सही है। सहज जीवन पर बल, यह भी सही है।
सहज भोग मार्ग और महासुख का खंडन, ये विशेषता गलत है। रहस्य भावना की प्रधानता, ये तो सही है। तो ये तीनों विशेषताएं सिद्धों की है, ये वाली नहीं है। तो यहाँ पूछी गई थी असंगत, विकल्प तीसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 45 आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, आदिकालीन नाथ साहित्य के संबंध में असंगत है, यानी नाथ साहित्य की विशेषता कौन सी नहीं है। तो विकल्प पहला पढ़ते हैं। नाथ साहित्य में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना और कुंडलिनी जागरण आदि का वर्णन मिलता है। बिल्कुल मिलता है, ये तो सही है। इस साहित्य में नीति और साधना मार्ग की व्यापकता मिलती है। बिल्कुल मिलती है। इसमें जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण हुआ है, यह भी सही है। राहुल सांकृत्य ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा से सर्वथा भिन्न माना है, गलत है। चौथा विकल्प इसका गलत है, बाकी तीनों सही हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 46। आप इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करके प्रथम श्रेणी व्याख्याता में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। ये पेपर 2024 संस्कृत विभाग का है जो आप हल कर रहे हैं, प्रथम श्रेणी व्याख्याता का। प्रश्न नंबर 46, मंझन कृत मधुमालती के संबंध में असंगत है। अब यहाँ पर मंझन की रचना है मधुमालती, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी विशेषता उसके संबंध में सही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 46, इसमें 5 चौपाइयों या अर्धालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है, ये तो सही है। इसमें नायक नायिका है, तो नायक कौन है? मनोहर। नायिका है मधुमालती, ये भी सही है। इसमें उपनायक उपनायिका की भी योजना की गई है। तो आप प्रश्न नंबर 46 में कौन सा विकल्प सही लगाएंगे? तो ये भी सही है। विकल्प नंबर चौथा है, ताराचंद मधुमालती से विवाह करना चाहता है। तो 46 में विकल्प चौथा गलत है, आप याद रखेंगे, इसका सही विकल्प है चौथा। प्रश्न नंबर 47, बीसलदेव रासो के संबंध में असंगत है। तो बीसलदेव रासो की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है, ये तो सही है। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा भी इसमें मिलती है, यह भी सही है। इसमें सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का चित्रण हुआ है, यह भी सही है। इसमें वीर विभस और करुण रस का पूर्ण परिपाक हुआ है, गलत। विकल्प चौथा इसका गलत होगा 47वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 48, इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावत के संबंध में उक्त कथन किसका है? तो प्रश्न नंबर 48 में आप देख सकते हैं ये कथन किसके द्वारा कहा गया पद्मावत के संबंध में? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। विकल्प चौथा सही होगा। प्रश्न नंबर 49, दादू दयाल की रचनाओं को अंगवधू शीर्षक कृति में किसने संकलित किया? तो दादू दयाल की रचनाओं को अंगवधू शीर्षक कृति में किसने संकलित किया? तो प्रश्न नंबर 49 में विकल्प होगा दूसरा, रज्जब दास जी ने। तो ये अंगवधू शीर्षक कृति से किसने संकलित किया दादू दयाल जी की रचनाओं को? रज्जब दास जी ने। विकल्प दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, ये तो सही है। निम्बार्काचार्य सनकादि संप्रदाय, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय, गोसाई हित हरिवंश जी पल्लव संप्रदाय, ये गलत है। विकल्प चौथा गलत है। 50 में विकल्प चौथा आपका गलत होगा। प्रश्न नंबर 51, दादू पंथ के अंतर्गत मुख्य साधकों में नहीं है। तो प्रश्न नंबर 51 में आप देखेंगे दादू पंथ के अंतर्गत मुख्य साधकों में नहीं है, तो विकल्प एक सही होगा, मलुकदास। बाकी सब दादू पंथ से जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर
52 हम देखने वाले हैं। नंददास कृत रसमंजरी इनमें से किससे प्रभावित है? नंददास कृत रसमंजरी इनमें से किससे प्रभावित है? तो भानु दत्त कृत रसमंजरी से। विकल्प दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 53, मीरा के संबंध में असंगत है। इनकी भक्ति मुख्यतः दैन्य और माधुर्य भाव की है, ये तो सही है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है, ये भी सही है। इनके आराध्य केवल सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण हैं, गलत है। तीसरा विकल्प इसका गलत होगा, असंगत है तीसरा विकल्प। इनके पदों में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती आदि का मिश्रण पाया जाता है, ये तो सही है। तो विकल्प इसमें तीसरा असंगत होगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 54, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वेदग्ध्य पूर्ण अंश है। तो आपको बता दें इसका विकल्प होगा भ्रमर गीत, विकल्प नंबर 3। ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न आपके लिए बेहद उपयोगी होंगे आने वाली फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में। प्रश्न नंबर 55, आगे के सुकवि रीजी है तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। उक्त काव्यांश के माध्यम से रीतिकालीन श्रृंगारिक रचनाओं के प्रति असंतोष प्रकट करने वाले कवि हैं। तो आपको बता दें ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा भिखारी दास, विकल्प चौथा। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में अलंकार निरूपक ग्रंथ है तो अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है? ललित ललाम। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, याद रखेंगे आप। आगे 57वां प्रश्न, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रचना के संबंध में है? तो आपको बता दें ये कथन है बिहारी सस्सई के संबंध में, विकल्प चौथा इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 58, आचार्य केशवदास जी ने कवि शिक्षा हेतु किस ग्रंथ की रचना की? तो कवि शिक्षा हेतु इन्होंने कवि प्रिया ग्रंथ की रचना की, विकल्प दूसरा सही होगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 59, राम भक्ति शाखा के कवियों में शामिल नहीं है। तो राम भक्ति शाखा के कवियों में कौन शामिल नहीं है? तो आपको बता दें अग्रदास, स्वामी रामानंद ये तो हैं, और ईश्वर दास भी है, तो स्वामी हरिदास जी शामिल नहीं है, विकल्प चौथा सही होगा। प्रश्न नंबर 60, गोस्वामी विठल नाथ ने शोधकर्ता होकर किसके संबंध में कहा? पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है सो जाको कछु लेनो होए सो लेऊ। तो आपको बता दें ये सूरदास जी के विषय में इन्होंने कहा था। प्रश्न नंबर 61, तुलसीदास को बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोक नायक इनमें से किसने कहा? तो आपको याद होना चाहिए ये कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रश्न नंबर 62, हिंदी रीति काव्य में प्रयुक्त रीति शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर जो रीति काव्य है उस शब्द में रीति का अर्थ किससे लिया गया है? तो आपको याद होना चाहिए काव्य शास्त्रीय नियमाधारित विशिष्ट रचना पद्धति को कहा गया है। तो रीति शब्द का क्या अर्थ है यहाँ? काव्य शास्त्रीय नियमाधारित विशिष्ट रचना पद्धति। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे आप। रीतिकाल में नायक नायिका भेद के ग्रंथ लिखने वाले रीति ग्रंथकार कवियों में प्रधानतः किस ग्रंथ से प्रेरणा प्राप्त की है? प्रश्न नंबर 63 दोबारा पढ़ेंगे। रीतिकाल में नायक नायिका भेद के ग्रंथ लिखने वाले रीतिकाल में नायक नायिका भेद के
ग्रंथ लिखने वाले रीति ग्रंथकार कवियों ने प्रधानतः किस ग्रंथ से प्रेरणा प्राप्त की है? तो आपको ये प्रश्न याद होना चाहिए। इसका सही विकल्प होगा भानुदत्त कृत रसमंजरी से। 64वें नंबर का प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, सरस विरस, उल्टी कहत प्रवीण, शब्द शक्ति के विषय में उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो ये पंक्तियां हैं आचार्य देव की। विकल्प दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 65, रीतिमुक्त काव्य की विशेषता नहीं है। तो रीतिमुक्त काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है? तो भावात्मकता ये तो है, वक्रता भी है, रहस्यात्मकता ये रीतिमुक्त काव्य की विशेषता नहीं है। सॉरी, एक बार फिर से विकल्प देखते हैं। रीतिमुक्त काव्य की विशेषता नहीं है तो भावात्मकता तो है, वक्रता भी है, निर्व्यक्तिकता ये नहीं है। विकल्प इसका तीसरा सही होगा। 65 में विकल्प तीसरा सही होगा। बाकी रहस्यात्मकता तो है, वक्रता भी है और भावात्मकता भी है। रीतिमुक्त काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है? तो विकल्प तीसरा इसका सही होगा। 65 में विकल्प नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 66, भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा। उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। कवि भूषण की कविताई के संबंध में यह कथन किसका है? तो प्रश्न नंबर 66 का विकल्प 1 सही होगा, रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 67 देखने वाले हैं। घनानंद के काव्य की विशेषता नहीं है। घनानंद के काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है? इनके वर्ण विषय में पर्याप्त विविधता और विस्तार है, ये विशेषता नहीं है पहली। बाकी तीनों घनानंद के काव्य की विशेषता है। इनके काव्य में प्रेम की विषादमयी अनुभूति फारसी काव्य परंपरा के अनुकूल है, ये सही है। उनकी शैली का सर्वाधिक उल्लेखनीय गुण भाषा का लाक्षणिक प्रयोग है, ये भी सही है। उनकी काव्य भाषा में मुहावरों का भी प्रचुर प्रयोग मिलता है, ये भी सही है। ये विशेषता पहली गलत है, अर्थात घनानंद के काव्य की विशेषता ये नहीं है, विकल्प पहला। प्रश्न नंबर 68, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के संबंध में असंगत है। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 68, तो विकल्प पहला पढ़ते हैं, भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया, इससे आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन हुए। दूसरा विकल्प, उच्च वर्ग और श्रमिक वर्ग के अतिरिक्त एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। तीसरा विकल्प, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई जिससे भारतीय भाषाओं में गद्य लेखन को प्रोत्साहन मिला। चौथा विकल्प, नई अर्थव्यवस्था के लागू होने से गांव और शहरों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। तो इसमें विकल्प चौथा असंगत है, बाकी सभी विकल्प इसके सही हैं। तो विकल्प चौथा सही होगा। 68 में 69 जो प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी भाषा को सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती बताया? तो इसका सही उत्तर होगा इंशाअल्लाह खां। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 70, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले विद्वानों में इनमें से किसे स्थान नहीं दिया? तो आपको बता दें, श्रद्धाराम फिलौरी इसका सही विकल्प है। बाकी मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र ये तीनों हिंदी गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले विद्वानों में शामिल है। विकल्प इसका दूसरा सही होगा, इनको स्थान नहीं दिया था। श्रद्धाराम फिलौरी जी इसका सही विकल्प होगा, तो विकल्प 2। प्रश्न नंबर 71, प्रसाद के नाटकों की विशेषता नहीं है।
तो प्रसाद जी के नाटकों की विशेषता कौन सी नहीं है? इनके माध्यम से भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों की अभिव्यक्ति हुई है, ये तो सही है। इनमें राष्ट्रीय चेतना सर्वत्र दिखाई देती है, ये भी सही है। इनमें काव्यत्व की प्रवृत्ति व्याप्त है, काव्यत्व की प्रवृत्ति व्याप्त है, ये विशेषता गलत है। तीसरा विकल्प सही होगा। अभिनय की दृष्टि से पूर्ण सफल है, ये भी सही है। तो कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो तीसरी वाली, यह असंगत है, विकल्प नंबर तीसरा। आगे 72 नंबर का प्रश्न है, नाटक नाटककार युग्म असुमेलित है, यानी कौन सा विकल्प इसमें है जो सुमेलित नहीं है? तो 72 नंबर के प्रश्न में हम देखते हैं बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, बिल्कुल सही है। मरजीवा मुद्रा राक्षस जी का है, जो सही है। वामाचार हमीदुल्ला, ये असंगत विकल्प है। और रात रानी लक्ष्मी नारायण लाल, ये नाटक भी इनका सही है, विकल्प इसमें तीसरा असंगत है। प्रश्न नंबर 73, हिंदी नवजागरण के भारतेंदु युगीन साहित्यिक परिवेश पर पड़े प्रभावों की दृष्टि से असंगत कथन है। तो प्रश्न नंबर 73 में विकल्प दूसरा सही होगा, यह असंगत है। बाकी आप तीनों ध्यान से पढ़ सकते हैं, ये तीनों संगत हैं। प्रश्न नंबर 74, इनमें से किसे द्विवेदी युगीन भावात्मक निबंध लेखकों में प्रमुख स्थान प्राप्त है? तो द्विवेदी युगीन भावात्मक निबंध लेखकों में प्रमुख स्थान किसको प्राप्त है? तो 74 का विकल्प होगा तीसरा, अध्यापक पूर्ण सिंह, ये विकल्प तीसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित कृतियों में जगदीश चंद्र माथुर की नाट्य कृति है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी की नाट्य कृति इनमें से कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 75 का सही उत्तर होगा कोणार्क। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 76, कारवां एकांकी संग्रह के रचनाकार है। तो आपको बता दें भुवनेश्वर प्रसाद, विकल्प पहला सही होगा। 77, बकलम खुद निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो विकल्प होगा नामवर सिंह, विकल्प चौथा। इसके बाद प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प है। तो इसमें असंगत विकल्प कौन सा है? तीसरा वाला, तिरस्कृत ओम प्रकाश वाल्मीकि, यह असंगत विकल्प है, विकल्प तीसरा। बाकी ये सब संगत है, ये परीक्षा में आ सकते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया, मैत्री पुष्पा, अबहुद्री रमणिका गुप्ता, मेरी पत्नी और भेड़िया, डॉक्टर धर्मवीर, ये संगत है। असंगत कौन सा है इनमें से 78 में? तो 78 में विकल्प तीसरा सही होगा, तिरस्कृत ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये संगत नहीं है। 79, निम्नलिखित में से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। तो इनमें से कौन से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं हैं? तो मनमथ नाथ गुप्त, बाकी तीनों मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, याद रखना है आपको। उपन्यास और उपन्यासकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो आपको बता दें इसमें सुमेलित विकल्प कौन सा है? चौथा, नीला चांद, जो शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। 81वां प्रश्न, आत्मकथा विधा की रचना नहीं है। तो इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो आत्मकथा नहीं है? तो प्रश्न नंबर 81 में विकल्प चौथा सही होगा, अनल पाखी, अंकित नरवाल, ये आत्मकथा की विधा नहीं है। बाकी तीनों आत्मकथाएं हैं और ये तीनों इनके रचनाकार हैं। अन्या से अनन्या, प्रभा खेतान, सहचर्य समय, रामदरस मिश्र, झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये आत्मकथाएं बहुत ही प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। चौथा विकल्प इसमें आत्मकथा की विधा की रचना नहीं है, ये चौथी, विकल्प 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 82, किस काव्य धारा ने सर्वप्रथम
यथार्थवाद की ओर समस्त साहित्यिक चेतना को अग्रसर होने की प्रेरणा दी। तो 82 नंबर में विकल्प होगा 2 प्रगतिवाद। प्रगतिवाद। प्रश्न नंबर 83 कवि और काव्य रचना की दृष्टि से असंगत विकल्प है। तो प्रश्न नंबर 83 में आपको बता दें असंगत विकल्प है पहला, बाकी ये तीनों संगत हैं। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं युग की गंगा अपूर्वा, अज्ञे की रचना सागर मुद्रा आंगन के पार द्वार, गिरजा कुमार माथुर की मंजीर शिला पंख चमकीले, ये सही है, पहला विकल्प असंगत है। प्रश्न नंबर 84 छायावादी काव्य के संबंध में असंगत है। तो प्रश्न नंबर 84 में असंगत विकल्प कौन सा है? विकल्प नंबर 4। बाकी तीनों विकल्प संगत हैं जो छायावाद से जुड़े हुए हैं, आप ध्यान से पढ़ लेंगे इनको। विकल्प चौथा असंगत है। 85 नंबर का प्रश्न है भारत में 1936 में प्रगतिवाद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आपको याद होना चाहिए मुंशी प्रेमचंद ने की। विकल्प तीसरा। प्रश्न नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें असंगत विकल्प है तीसरा, बाकी सभी विकल्प इसमें संगत है। नरेश मेहता ने संशय की एक रात में युद्ध को लेकर राम के मन में उठने वाले अंतर्द्वंद्वों का चित्रण किया, ये सही है। कुंवर नारायण की कृति आत्मजेयी की कथा वस्तु कंठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित है, ये भी सही है। भवानी प्रसाद मिश्र की दूसरा सप्तक में संकलित कविताएं गीत फरोज सतपुड़ा के जंगल आदि लोकप्रिय, ये सही है। तीसरा इसमें असंगत है। प्रश्न नंबर 87 विभावादि के साधारणीकरण की सिद्धि भावकत्व व्यापार से मानने वाले आचार्य हैं। तो 87 में विकल्प तीसरा सही होगा, भट्टनायक, ये याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 88 काव्य हेतु के संबंध में असंगत है। तो काव्य हेतु के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो दूसरा वाला है, बाकी तीनों संगत हैं, आप ध्यान से पढ़ें। विकल्प इसमें दूसरा है जो असंगत है। ये प्रश्न परीक्षाओं में आ सकते हैं, कई बार एक परीक्षा के प्रश्न दूसरी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये पेपर ध्यान से सोल्व करना है और उत्तर आपको याद रखना है। लॉन्जाइनस 89वां प्रश्न है, लॉन्जाइनस उदात के स्रोत तत्वों में सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं? तो सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं? महान और पुष्ट विचारों की धारणा की क्षमता, विकल्प पहला सही होगा। प्रश्न नंबर 90 कीने प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, तुलसीदास के मतानुसार सरस्वती जी कब पछताने लगती है? तो इसका सही विकल्प है जब कवि सांसारिक मनुष्यों का गुणगान करता है, विकल्प पहला। 91 नंबर का प्रश्न है हंसी न बोली उन्मनी चंचल महलिया मारी कहे कबीर भीतरी विद्या सदगुरु के हथियार, इस साखी में प्रयुक्त उन्मनी शब्द का संकेतित अर्थ नहीं है। तो 91 में विकल्प तीसरा सही होगा, बाकी सभी विकल्प सही है, तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। ढाई साल 92 नंबर का प्रश्न है 2.5 साल से मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाले रखा था, पर आज भ्रम के छलना के सारे जाले छिन्न भिन्न हो गए। कथा नायिका यही सच है, यह बात किससे कह रही है? तो 92 में सही विकल्प होगा तीसरा, संजय से। अब प्रश्न नंबर 93 में देखेंगे आप, ओरे ओ कनी निकनु गनी घनी सिरताज मनी धनी की नेह की बनी छनी पटलाज, उपयुक्त दोहे में कनी निकनु का क्या अर्थ है?
तो 93 का सही विकल्प होगा आँख की पुतली। प्रश्न नंबर 94, कविता क्या है? निबंध में आचार्य शुक्ल द्वारा व्यक्त कविता विषयक विचारों की दृष्टि से असंगत है। तो 94 में कौन सा विकल्प असंगत है? तो विकल्प चौथा असंगत है, बाकी सब विकल्प इसके सही है। आपको याद रखना है चौथा विकल्प सही है, असंगत कौन सा है? तो चौथा विकल्प। प्रश्न नंबर 95, आप नंदन विहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। इस पंक्ति में आप और मैं कौन है? तो 95 में विकल्प दूसरा सही होगा, अरुण और मधुलिका। 96 प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों उपबोलियों के संबंध में असंगत है। तो 96 में तीसरा विकल्प सही होगा, बाकी तीनों संगत, पहला दूसरा चौथा संगत है, तीसरा विकल्प असंगत है। ये संस्कृत विभाग का पेपर है जो 2024 में हुआ था, प्रथम श्रेणी व्याख्याता का। इसमें जो मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ आरपीएससी द्वारा प्रमाणिक आंसर की के हिसाब से है। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से किसे नागरी लिपि का दोष माना जाता है? तो दोष में आप देखेंगे विकल्प दूसरा सही होगा, एक ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्ह, ये दोष में आता है। प्रश्न नंबर 98, परि उपसर्ग से निर्मित नहीं है। तो 98 में परि उपसर्ग से निर्मित कौन सा नहीं है? प्रत्यक्ष, बाकी तीनों परि उपसर्ग से निर्मित है। 99, अक्षोहिणी शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो अक्षधन उहिनी, विकल्प चौथा। आगे देखेंगे आप प्रश्न नंबर 100, किस सामासिक पद का सही विग्रह नहीं हुआ है? तो विकल्प पहला रण विमुख, रण में विमुख, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। प्रश्न नंबर 101, तो 100 का विकल्प पहला सही होगा। 101 में प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसमें प्रत्युपकार दूसरा वाला सही है, क्योंकि इसमें प्रति है, बाकी तीनों में प्र है। 102, प्रत्यय के योग से बना विशेषण है। तो प्रत्यय के योग से बना विशेषण है कुलीन, ये याद रखना है आपको। 103, प्रश्न नंबर 103, पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो 103 में विकल्प होगा तीसरा जो असंगत है, बाकी और विकल्प सब संगत हैं। 104 में किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? तो 104 का विकल्प होगा तीसरा, अज्ञ का विज्ञ। 105, सेंधव, बाजी और घोटक किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं, पहला विकल्प सही होगा। गुरु शब्द का अर्थ नहीं है। तो 106 में गुरु शब्द का अर्थ नहीं है गुच्छ, विकल्प तीसरा सही होगा, बाकी तीनों गुरु शब्द के अर्थ हैं, तो तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। 107, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुसंगत नहीं है? तो 107 में विकल्प होगा तीसरा वाला, ये सही है। आपको याद रखना है ये पेपर। 108, असंभव कार्य करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा होगा। तो असंभव कार्य करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा होगा आकाश के तारे तोड़ना, दूसरा विकल्प सही है। 109, जिगीसा शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो 109 में आपका सही विकल्प होगा तीसरा, जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा। प्रश्न नंबर 110, किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो 110 में विकल्प पहला सही होगा,
मिष्टान, शाप, निरवलंब, अतिथि। 111 वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? 111 में दूसरा घनिष्ठ, ये अशुद्ध है, विकल्प दूसरा सही होगा। 112 निम्नलिखित में वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो 112 में विकल्प होगा तीसरा केंद्रीकरण, ये शुद्ध है। 113 में देखते हैं 113 प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ शुद्ध वाक्य कौन सा है? तीसरा वाला, उसने आग्रह पूर्वक कहा, ये शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें सब्जी कौन लाने गया, ये अशुद्ध है। 115 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। 115 में तीसरा वाक्य शुद्ध है, विकल्प तीसरा। आगे देखेंगे 116 नंबर का प्रश्न, परिपत्र की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता परिपत्र की नहीं है? तो आप ध्यान रखेंगे, मैं सीधे आपको उत्तर बता देता हूँ। परिपत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? तो विकल्प चौथा सही होगा, बाकी तीनों विशेषता परिपत्र की है, चौथा विकल्प इसका सही होगा। अब 117 अर्धशासकीय पत्र के संबंध में असंगत है, तो आपको सीधे उत्तर बता देता हूँ, दूसरा विकल्प इसका सही होगा, बाकी ये तीनों संगत है। दूसरा विकल्प है जो इसका सही विकल्प होगा। तो 117 में आएगा 2। 118 नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 118 में पहला विकल्प सही होगा, अधिक प्रिय होना। 119 अक्कल पर पर्दा पड़ना, मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है, तो विकल्प चौथा सही होगा, बुद्धि मारी जाना। कष्ट पर कष्ट आना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, तो 120 में आपका विकल्प होगा चौथा, कंगाली में आटा गीला। ये थे हिंदी साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न। और अब ये प्रश्न मनोविज्ञान के हैं, जिनमें मैं आपको सीधे उत्तर बताते हुए चलता हूँ। आप प्रश्न पढ़ लें आराम से, मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। 121 में विकल्प दूसरा सही होगा। 122 में विकल्प तीसरा सही होगा। 123 में विकल्प 2 आपका सही होगा। 124 में विकल्प आपका तीसरा सही होगा। 125 में आपका चौथा विकल्प सही होगा। 125 में आपका चौथा विकल्प सही होगा, चौथा वाला। 126 में आपका चौथा विकल्प सही होगा। आप प्रश्न पढ़ें आराम से और सही विकल्प याद रखेंगे। 127 में आपका तीसरा विकल्प सही होगा, तीसरा वाला। 128 में आपका तीसरा विकल्प सही होगा। 129 में आपका चौथा विकल्प सही होगा। 129 में चौथा विकल्प सही होगा। 130 में आपका तीसरा विकल्प सही होगा। 131 में आपका चौथा विकल्प सही होगा। 132 में आपका चौथा विकल्प सही होगा। 133 में 133 में आपका तीसरा विकल्प सही होगा। 134 में
आपका तीसरा विकल्प सही होगा। 135 में आपका चौथा विकल्प सही होगा। 136 में आपका तीसरा विकल्प सही होगा। ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं। 137 में आपका पहला विकल्प सही होगा। 138 में आपका तीसरा विकल्प सही होगा। 139 में आपका चौथा विकल्प सही होगा। 140 में आपका दूसरा विकल्प सही होगा। 141 में आपका तीसरा विकल्प सही होगा। 142 में आपका पहला विकल्प सही होगा। 143 में आपका दूसरा विकल्प सही होगा। 144 में दोबारा ध्यान से देखेंगे। 143 में आपका दूसरा विकल्प सही होगा। 143 में दूसरा विकल्प सही है। 144 में आपका पहला विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर 1। 145 में आपका दूसरा विकल्प सही होगा। 146 में आपका दूसरा विकल्प सही होगा। 147 में आपका तीसरा विकल्प सही होगा। 147 में 3। 148 में आपका चौथा विकल्प सही होगा। 148 में आपका चौथा विकल्प सही होगा। 149 में आपका पहला विकल्प सही होगा। 150 में आपका पहला विकल्प सही होगा। तो ये था संस्कृत विभाग जो 2024 में हुआ था, प्रथम श्रेणी व्याख्याता का पेपर, जो मैंने आपको प्रमाणिक आंसर की के हिसाब से हल करवाया। ये पेपर आने वाली प्रथम श्रेणी व्याख्याता परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसी प्रकार के पेपर सोल्व करने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पेपर के साथ। धन्यवाद।